जनता ने क्या समझा, ये देखते हैं। 16% हाँ एटम बम दाग सकते हैं, 49%, 49% लोग कह रहे हैं नहीं ये गलत है, उचित नहीं है, और 34% केवल अंतिम विकल्प के रूप में, और 1% कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमने पूछा, क्या ईरान पीछे नहीं हटेगा? क्या ईरान पीछे नहीं हटेगा? इस पर देखिए ईरान को लेकर कितनी स्मार्ट हमारी जनता है वो देखते हैं। 53% नहीं, ईरान पीछे नहीं हटेगा। 15% हाँ ईरान पीछे हटेगा। 34% केवल अंतिम विकल्प के रूप में, और 1% कुछ कह नहीं सकते हैं। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन हमारा, क्या ईरान मिसाइल ताकत से जीत जाएगा? ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा कि क्या ईरान की जो मिसाइलों की कैपेसिटी है उससे ईरान जीत जाएगा। 28% हाँ ईरान ताकत से जीत जाएगा। 26% नहीं, मिसाइल पावर इतनी ईरान की ताकतवर नहीं। 41 अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा, और 5% कुछ कह नहीं सकते। ये रहा हमारा सर्वे जो हमने इस खबर को लेकर पूछा है। और बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं मेजर जनरल अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? देखिए सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है अनुज सर कि वाकई आज शाम में अमेरिका पहुंच जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, एक ही वो प्रधानमंत्री जो ईरान पर अटैक करा रहा है, अमेरिका को भी रिझाए और डोनाल्ड ट्रंप को मना रहा है। सर कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई कुछ बड़ा सोचने वाला है या बैकफुट पर आएंगे ट्रंप? जयंत सिंह, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि ये अक्सर ये बात कहे और कई एनालिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि ईरान जो है वो जबरदस्ती हमले का, और ईरान की वजह से अमेरिका इस युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि इसराइल जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और अमेरिका पूरी पश्चिम एशिया की जो पॉलिसी है वो उसी के इर्द गिर्द से इजराइल के इर्द गिर्द रहती है। हाँ। तो अगर इजराइल के वजह से हमले हो रहे हैं, अमेरिका का भी उतना का उतना हाथ है। अगर इजराइल को कोई बहुत मेजर नुकसान या इजराइल को बहुत ज्यादा बड़ी हार उठानी पड़ेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिका और अमेरिका की वेस्ट एशिया पॉलिसी पर और अमेरिका के जो डोमेस्टिक इश्यूज है उनके ऊपर है। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि इजराइल की भी बात है और साथ अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। और ये जो अमेरिका हमले कर रहा है उसमें मात्र इजराइल नहीं है, अमेरिका के हमलों के दो तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो नहीं चाहता कि ईरान, देखिए ये जो ईरान के साथ अमेरिका का जो एनकाउंटर टाइप चल रहा है ये कोई नई बात नहीं है। 1979 से 47-48 वर्षों से उनके ऊपर सैंक्शंस उनके ऊपर लगा के रखे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रकार के दबाव हैं, व्यापार उनको नहीं करने आप दे रहे हैं। तो वो तमाम चीजें इस बात है कि अमेरिका और ईरान का पहले से बहुत बड़ा इशू चल रहा है जो कि अब फिजिकली इसमें ट्रांसलेट हो गया है। ईरान को ये कहना कि ईरान जीत गया और ईरान ने अमेरिका को घुटने टिका दिया वगैरह, मेरा ये मानना है इसको ठीक नहीं कहा जाएगा। असल एक्सप्रेशन अगर हम कहें, ईरान ने पिछले 4-5 महीने से बहुत जबरदस्त रेजिलियंस में अमेरिका की माइट के सामने वो टिका रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है जीत गया है युद्ध को। तो ये बात भी समझने की आवश्यकता है। आप देखिए कार से सृष्टि जो ईरान के जो पलटवार है, आप उसको एक एनालाइज करके हम अगर देखेंगे तो ईरान का पलटवार, एक भी मिसाइल इजराइल के ऊपर ईरान ने नहीं दागी। जबकि ईरान का कहना है कि जब तक हिजबुल्ला और गाजा में शांति नहीं होगी तब तक वो शांति नहीं मानेंगे। उसके बावजूद एक भी मिसाइल वहां फायर नहीं हुई। अमेरिका के किसी भी नेवल एसेट के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल का फायर नहीं हुआ है। तमाम उनके शिप्स जो हैं वो किसी ना किसी ईरान की मिसाइल की जद में है। तो ये बात ईरान भी समझता है कि अगर उसने इस चीज को और एस्केलेट किया तो उसको कहीं और ज्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो वो भी इस बात को जानता है। दोनों साइड्स कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता देखने का प्रयास कर रही हैं जहां से वो दोनों को एक थोड़ा इस प्रकार का एग्जिट मिले जिससे कि दोनों अपने तरफ से सोच सकें कि हम जीत का नोशन लेकर के वहां से निकले हैं।
ठीक है सर, ठीक है, बने रहिए सर। निपुण आलम बयान सर भी जुड़ चुके हैं, इस फॉरेन एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सर मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आज नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने वाले दोनों का होगा मंथन, विभिन्न एजेंडे पर बातचीत होगी। सर क्या लग रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में जो जंग की ज्वारें हैं और अभी ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग कर रहा है, सर क्या जंग और बढ़ या फिर बीच का रास्ता अपनाते नजर आएंगे ट्रंप, क्या कहेंगे? देखिए, हालांकि आनंद सर ने बहुत डिटेल से बता ही दी है। हाँ। तो उसी में थोड़ा करता हूँ चीजों को। देखिए, अभी जो स्थिति बनी हुई है, अब हम देखें और अमेरिका के बीच में सिचुएशन बीच में रुकी, फिर टेंस हुई, और इधर हम देखें इजराइल और अमेरिका जी के बीच में जो रिलेशन थे, बीच के हमें थोड़ा सा में टेंशन आई है, तनाव आए हैं। वो पहले जैसे जो एक वाले संबंध थे वो नहीं रहे। हम ये कह सकते हैं कि सामान्य संबंध रिलेशंस रहे, लेकिन बहुत गर्मजोशी आई हो ऐसा न दोनों देशों के बीच में। तो एक तो जो भी मनमुटाव हैं, जो लेकर की अटैक हो रहे हैं, मुझे लगता है उन सब पर बात होगी कि दोनों देशों का क्या है, क्या अप्रोच है उसको लेकर। दूसरा कि भाई आगे वो कैसे लेके चलना है, क्योंकि ईरान के हमले ठीक है अमेरिका पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन और कंट्रीज पर तो हो रहे हैं, और पूरा गल्फ जो है उसको कहीं ना कहीं चपेट। तो पूरे गल्फ की स्थिति को सोचते हुए कि आगे की स्ट्रेटजी क्या है उसको लेकर बातें होगी। ये बात फैक्ट है कि अमेरिका इस वॉर को खींचना चाहता था स्टार्टिंग से ही, लेकिन अमेरिका इसमें लगातार सही चला गया। ईरान का भी इस वॉर को बहुत लंबा लेकर चलने का मौका था। ईरान के ऊपर तो ये वोट थोपी गई है, और ईरान की हालात है कि इस वॉर को लंबा खींचे, लेकिन बात क्या थी कि आपने ईरान के पास में कोई नहीं छोड़ी। कहते ना, किसी को इतना मत सताओ कि फिर वो डर ही खत्म। exactly. तो वो स्थिति कहीं ना कहीं ईरान के साथ हुई कि ईरान के ऊपर थोपने के बाद फिर जो ईरान के अलाई कंट्रीज हैं, चाइना है, रशिया, की मदद मिली। लगातार क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। बात यह है कि ईरान वॉर रोके, लेकिन वो वॉर रोकने के बदले 300 बिलियन चाहिए। अब 300 बिलियन देगा अगर अमेरिका देता है, तो अमेरिका को तो भारी पड़ जाएगा ये वॉर करना, कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भूचाल आ जाएगा। अमेरिकन कहेंगे कि भाई आपने वॉर में पैसा भी खर्च किया, ईरान को अगर आपने मारा भी तो बाद में पैसा भी दे दिया, आप गए क्यों थे? तो अमेरिका के सामने ये पूरी दुनिया के सामने मुद्दा आएगा कि भाई यार अमेरिका उसको हैंडल नहीं कर पाया, बल्कि अमेरिका को फंड देने पड़े। इस स्थिति में ईरान विक्ट्री साइन देगा, और अगर मान लीजिए अमेरिका पीछे हट जाता है ईरान से, तो आने वाले समय स्थिति ये होगी कि ईरान का मनोबल होगा, इजराइल के लिए तनाव बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेंगे, और अगर इजराइल के लिए चलेगी तो अंतोगत्वा अमेरिका के लिए भी बढ़ेगी, बिकॉज अमेरिका है इजराइल इन गल्फ नेशन। तो कई एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर। और रही बात लंबा खींचने की, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की थोड़ा अलग है जी सर। इस प्रकृति के बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भविष्य क्या होने, लेकिन अभी जिस प्रकार के हालात हैं, लगता नहीं कि वॉर जल्दी खत्म होने वाला होगा। वॉर लंबा खींच भी सकता है, और मैं मान रहा हूँ कि पीएम का बेंजामिन नेतन्याहू का जाना वही शो कर रहा है। अनुज माथुर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, अमेरिका ने जो एआई वीडियो बनाकर दुनिया को, आपने देखा होगा आई होप, खार्ग द्वीप पर किस तरीके से हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं, वी आर द बॉस, अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की कि वी आर द बॉस और हमारे पास कोई कमी नहीं हुई है। जबकि डैन केन ने दिन कहा है सर कि अमेरिका के पास लिमिटेड हथियार है। अब ये साफ कहा है डैन केन ने। हालांकि ट्रंप ने पता नहीं क्या यहाँ पर उनको जवाबदेही तय की होगी, जब उन्होंने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया कि अमेरिका के पास दबाव हो रहा है। सर कैसे देख रहे हैं वी आर द बॉस जो बताना चाह रहे हैं, और खार्ग पर जो आई वीडियो आपने देखा होगा? सृष्टि, देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देता हूं कि अड़ने की क्षमता कितनी है, ये आपकी राजनीतिक लीडरशिप को उतना नहीं जितना कि आपकी मिलिट्री लीडरशिप को मालूम होता है। और अगर उनके मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर, मिलिट्री कमांडर कुछ समस्या है तो है, आप इस बात को मान लीजिए और उस बात को। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और सब आर्थिक शक्ति है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और जब हम ये मानने को तैयार हैं
कि ईरान ने पिछले जब तक वो सीज फायर रहा ने हजारों मिसाइलें बना ली और ये कर लिया, तो उसी प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्री अमेरिका में है। सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई दुनिया में हथियार बना प्रोडक्शन कर सकता है अमेरिका है। और ये बात मैं मानता हूं कि ईरान ने अपनी टीम का दोबारा करने की कोशिश करी, लेकिन उसी के अमेरिका ने भी अपने जो रिप्लेनिशमेंट्स हैं, जो दोबारा बनाई चीजें हैं, अगर आपको याद हो तो 25 जून 2025 के स्ट्राइक्स के बाद ने कहा था कि GBU-57 बॉम्ब्स का प्रोडक्शन जो है वो आप बढ़ा दीजिए। उस समय से तो मेरा ये मानना है कि जो क्षमता ईरान की है अपने प्रोडक्शन को डुप्लीकेट करने की, उससे कहीं ज्यादा क्षमता वो अमेरिका के पास है। तो अब ये तो मानने वाली बात नहीं है कि अमेरिका मिलिटरीली ईरान से पिछड़ रहा है या उनसे वीक हो गया, अब नहीं है, संभव नहीं है। अब प्रश्न सिर्फ यही है कि एक बोलते हैं फिरिक विक्ट्री 280 और 278 ईसा पे दो लड़ाइयां हुई थी, जिनमें जो जीत के आया था रोमन्स के खिलाफ, उन्हें ये उनको लगा था कि भाई इससे अच्छा तो हम हार जाते। जो जीत इतनी एक्सपेंसिव हो गई थी कि इसका नाम फिर पड़ गया इसका फेरिक विक्ट्री। के ऊपर भी जो आर्थिक रूप से अमेरिका पर दबाव आ रहा है और जितना पैसा वो खर्च, मेरा लगता है 100 बिलियन से ऊपर वो ऑलरेडी इसके ऊपर स्पेंड कर चुके हैं, तो वो एक ऐसी परिस्थिति शायद विक्ट्री जैसी ना आए सृष्टि, ये एक संभावना है। लेकिन एक बात बिल्कुल मैं क्लियर बता देना चाहूँ कि मिलिटरीली अमेरिका को आप रोक सकते हैं, हरा नहीं सकते, ईरान को जानता है, तो ये बिल्कुल साफ है। जहां तक सवाल मिडिल ईस्ट कुछ है, आपको मैं इतना बता सकता हूं कि अगर मिडिल ईस्ट से या वेस्ट एशिया अमेरिका पूरी तरह निकल करके जाएगा तो वो अमेरिका के लिए एक कैटास्ट्रोफी होगा। इसकी मतलब यह है कि अगर उनका पूरा जो प्रभुत्व पश्चिम राष्ट्रों पर है वो अगर समाप्त हो गया, तो उनका जो पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसको बहुत गहरी चोट पड़ेगी। ई डॉलराइजेशन रियल सेंस में वर्ल्ड में शुरू हो जाएगा और अमेरिका को इतना जबरदस्त एक नुकसान होगा कि उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यही वजह है कि वो कभी साउथ के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा है, कभी किसी के साथ कुछ कर रहा है। और ये बात आप मान लीजिए कि अमेरिका पश्चिम एशिया को छोड़ के जाने वाला नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, ईरान और नो ईरान। दूसरी बात, मेरी जो हमारे काफी हम लोगों के जानकारी होती है, वहां की आम भावना ये है, आप यू विल नॉट बिलीव, इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू, कि वहां के जो अरब देशों के सुन्नी लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें जितना खतरा इजराइल से नहीं है उसी तरह हमें ईरान से है। तो ये भी चीज, जो ये माइंड सेट है, ये भी चीज हमको देखने की आवश्यकता है। तो ना तो अमेरिका वहां से जाएगा, और इस बात की पूरी संभावना है पश्चिम एशिया के देश हैं वो भी अमेरिका को यहां से जाने नहीं देंगे। अमेरिका के जाने का अर्थ सृष्टि ये होगा कि उनको किसी और के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है। उनका अपना डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, और वो किसी और कौन रहेगा? ईरान से वो वैसे ही उनका 36 का आंकड़ा है। सऊदी अरब और हुती की ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, शिया सुन्नी वाला इंपैक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि ना तो अमेरिका पश्चिम एशिया छोड़ के जाने वाला है, और ना ही अमेरिका को ये पश्चिम एशियाई देश फिलहाल छोड़ने वाले हैं। सर, बहुत बड़ी बात आपने बताई दर्शकों को कि देखिए सर, ईरान की लगभग तबाही हो चुकी है। इन स्पाइट ऑफ दैट आपने बोला कि ईरान से बाकी देशों को खतरा है। ये देखिए चौंकाने वाला यहाँ पर आपने कहा है। और निपुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जब भी यहाँ पर क्रूड ऑयल बढ़ता है, तेल और गैस के दामों में इजाफा होता है, तुरंत अमेरिका बैकफुट पर आता है। इज दिस पॉसिबल सर? क्या आपको लगता है कि ईरान का ये बयान सही है? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए क्या है, अभी देखिए अनुज सर ने बड़ा अच्छे से बताया ईरान को लेकर और अमेरिका को लेकर जो अच्छे से बताई। देखिए निश्चित रूप से अमेरिका को तेल का मार्केट है और अमेरिका उसको जानता भी है कि वर्ल्ड में जब एक हम हेजेमोनस पाते हैं तो हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्ल्ड की जितने, चाहे वो फ्री नेविगेशन तो आम जो चीजें उस सुचारू रूप से चले। दूसरा क्या, अमेरिका को उतना ज्यादा इश्यूज नहीं हो रहे हैं जैसे हम देखें, लेकिन अमेरिका की जो अलाइज कंट्रीज हैं उनके ज्यादा बड़े इश्यूज हैं। जैसे हम देखें कंट्रीज में तो लगभग आपके कई देशों में सप्लाई जो है वो हो चुकी है।
अब वो जैसे जैसे हम ही लोग देखिए, हम लोग को कितना सफर करना पड़ रहा है, हम भी अलग अलग कंट्री से टॉक्स करके चीजें करके मैनेज कर रहे हैं, तो वो उससे हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी तो हाल हम देखें जो मंदाब वेव है, वहां भी हम देखिए कि वहां पर भी हुतीस ने अटैक करना किया है, अल वेव मंदाब जो स्टेट है। तो इससे भी पूरा का सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो रही है। अब आपको दूसरा अफ्रीका के कोस्टल एरिया से निकलते आपको आना पड़ रहा है। तो ये भी अमेरिका के लिए बड़ा सिर दर्द है कि भाई दुनिया के सब देश और खासतौर से जो अमेरिका के जो लाइज हैं उनको मुसीबत से निकलना पड़ रहा है। उधर अमेरिका खुद अपने आप को कि हम भी ऑयल इंडस्ट्री में या इस प्रकार का जो इंडस्ट्री है उसमें अपने आप को क्या रोल अदा करें और अपने ऑयल को हम क्या करें, सेल करें। अमेरिका को दौर पुराना है, पहले अमेरिका ने अपने रिजर्व बनाए थे, लेकिन आज अमेरिका देख रहा है कि रिजर्व से ध्यान अटकाना है और अपने आप को क्या है कि रिजर्व जाए मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो नए इनोवेशन पर फोकस करना है। तो अमेरिका भी अपनी स्ट्रेटजी को बदल रहा है, लेकिन हाल स्थिति ये है जितना ज्यादा अमेरिका का कंट्रोल लूज होगा उतना ज्यादा मध्य एशिया, पूर्वोत्तर एशिया, ये सब क्या होंगे, प्रभावित होंगे और अमेरिका के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जी ठीक है अनुज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, सेंटकॉम की रिपोर्ट के अनुसार सेंटकॉम ने साफ कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को अब कोई अटैक मत कीजिए, जितने अटैक आपने हवाई करने थे वो कर लिए 2 हफ्ते में। सर ट्रंप यहाँ पर अमेरिकी जनता का या सेंटकॉम का अपने फोर्सेस की बात, मतलब जब अटैक करने का मन होता है तो ट्रंप तो करते ही होंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि अपने पांव उन्होंने पीछे खींचे। पीछे का रीजन क्या बताएंगे सर आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मिलिट्री जब भी इस प्रकार की कैंपेन्स होती हैं तो उसमें के बाद समय समय के बाद एक टेक्निकल पॉज लेने की जरूरत होती है, ताकि आप लॉजिस्टिकली और अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बार दोबारा री कर सकें, रीइंस्टेट कर सकें। तो शायद ये जो पिछली बार उन्होंने सीज फायर किया था, उसके बाद उन्होंने पूरी तैयारी करी। आप देखिए, सीज फायर कर रहे हैं, पीछे हटने का अर्थ सृष्टि कैसे पता पड़ेगा? पीछे हटना कब माना जाएगा? जब उनकी एक भी उनका शिप, एक भी उनका जवान, एक भी उनकी गन पीछे नहीं हटी है। उन्होंने तो इसका अर्थ यह है कि वो जानते हैं कि दोबारा इस बात की पूरी संभावना बन सकती है कि आपको इस युद्ध को आगे बढ़ाना पड़े। अभी इस युद्ध को मुझे लगता है ये भी एक पॉज है, प्रयास जरूर होगा कि बातचीत हो, क्योंकि इस समस्या का जो इवेंचुअल समाधान निकलेगा वो समाधान कूटनीति की मेज पर ही निकलेगा। वो समाधान आप बमबारी से, गोले बारूद से, ताकत के बल पर नहीं निकाल सकते। क्योंकि देखिए, 3 साल से जिस प्रकार से गाजा को मटिया मेट किया जा रहा है, उसके वहां पर कोई फाइनल आउटकम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल साफ है करके इस प्रकार के देशों में जहां पर की जिहाद से जन्नत तक का सफर बदला, बहुत बड़े रुतबे हैं, तो ये वही की वही बात चल रही है। आज आप देखिए क्या क्या बातें कर रहा है। ईरान कह रहा है हम जॉर्जिया मेलोनी को मार देंगे, ईरान कह रहा है कि हम ब्रिटेन में हमले करेंगे, ईरान ने कहा है कि यूक्रेन ने हमारे जहाज पे हमला किया, हम यूक्रेन से बदला लेंगे। सब चीजें उनके माइंड सेट को दिखाती हैं, और दृष्टि उस में सिर्फ और सिर्फ ये 2 रुतबे हैं जो उनको गाए हैं। पहला रुतबा जिहाद करके जन्नत पाओ, और दूसरा रुतबा हमें बदला ले। तो बदला और ये जन्नत, जब तक उनके डोमिनेंट थॉट उनका वो रहेगा सृष्टि, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो कहीं रुकने की प्रकार से। ये वो रिजीम है जिसने अपने खुद के लगभग 30 से 40 अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से 30 से 40 हजार लोगों को इस वजह से मार दिया क्योंकि वो खमेनी के खिलाफ उतर कर सड़कों पर आए थे। अपने खुद के देश में अपने खुद के लोगों को 30 से 40 हजार मार सकता है, तो उसके लिए और कोई चीज मुझे लगता है मैटर नहीं करती। जितना भी दबाव डोमेस्टिक हो, वो जो उनको समझ में आ रहा है। और आज आप देखिए जो उनकी लीडरशिप है, तो बात खामनेई ने अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को आंखों से मरते हुए, वो जो मंजर है वो बड़ी मुश्किल से उसके दिमाग से निकल के बाहर जाएगा। और आज कॉलिंग द शॉट्स, तो वो जो बदले का उनका जो माइंड सेट, वो किसी भी हालत में उनको पूरी तरह से
मजबूर नहीं कर सकता। एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा सृष्टि, वो Sure. ये है कि अपने इसी माइंडसेट के चलते एक बहुत बेहतरीन मौका गंवा दिया। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, MOU, उसमें ईरान ने इतने कंसेशंस दे दिए थे ईरान को कि उनको एक्सेप्ट कर लेते तो आज ईरान एक बहुत बड़ी अर्थ बनने के कगार पर होता, ये मैं आपको बता सकता हूं। जहां तक सवाल $300 बिलियन का है, $100 बिलियन अमेरिका कभी भी नहीं देगा। उनका उसमें भी उद्देश्य है, और वो सृष्टि ये है कि वो $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देंगे, और के कारण इन्वेस्टमेंट को एक एक्सक्यूज बना करके वो ईरान में कंपनीज जाकर के अपने पैर जमाएंगी। ये उनका कहीं ना कहीं मकसद नजर आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सर, आपने इतने अच्छे फैक्ट्स रखे। देखिए दर्शक भी सुन रहे होंगे कि किस तरीके से ईरान की मानसिकता है, और सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया देश में 40,000 लोगों का कत्लेआम इस वजह से हुआ कि वो अयतुल्ला अली खामेनी थे, तो आज तो ये अमेरिका है। निपुण सर, आप कैसे देख रहे हैं सर ने जो बातें साझा, क्या वाकई हम ये माने कि जितनी कैपेसिटी है, क्या अंत में एक भी बैलिस्टिक मिसाइल तब भी ईरान अटैक करेगा? मतलब हम यही समझ के बैठे हैं अब ईरान के लिए, राइट? ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल